प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो ऑब्जेक्टिव का जो आपका केमिस्ट्री के लिए डर बना हुआ है वो डर 50% आज की क्लास में खत्म हो जाएगा। 50% आज की क्लास में क्यों खत्म हो जाएगा आपको वीडियो देखने के बाद मालूम चलेगा। यानी कि केमिस्ट्री का उन क्वेश्चनों को मैं लेकर आया हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से ही है। और चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। पिंड केंद्रित यहां बोला है। पिंड केंद्रित यानी आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोने के अलावा कहां होता है, तो एकक कोष्टिका के केंद्र में ठीक है। और कोने पर तो होता ही है, 8 कोना है, 8 कोना पर होगा और 8 में से 1/8 से गुना करेंगे तो एक कण, और यहाँ पे एक जो है अंदर वो पूरा का पूरा इसी में होता है। तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पिंड केंद्रित कहे, काय केंद्रित कहे, बीसीसी कहे, अगर हिंदी से ना समझ में आए तो इंग्लिश में देख लीजिएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि ऐसी एकक कोष्टिका 4 प्रकार की होती है। पहला तो होता है जिसमें अवयवी कण सिर्फ कोनों पर ही उपस्थित होती है। तो कोनों पर उपस्थित होगी तो कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी, तो 8। ठीक है, प्रभावी कणों की संख्या तो इस 8 में से 1/8 से गुना करा देंगे। और क्यों गुना कराते हैं, तो यहाँ पे एक कण आ जाएगा। क्यों गुना कराते हैं ये आपको मालूम होगा। तो कुल कणों की संख्या एससीसी में, तो कुल कणों की संख्या 8, प्रभावी कणों की संख्या 1। उसके बाद एससीसी के बाद होता है बीसीसी, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया कि अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, पिंड केंद्रित एकक कोष्टिका, काय केंद्रित एकक कोष्टिका या शॉर्ट में बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसमें जो कुल कण होता है किनारों पर 8 होता है और एक बीच में होता है। 8 में से गुना कराएंगे हम जब 1/8 से, 8 में 1/8 से, तो एक कण और बीच वाला पूरा का पूरा एक कण, यानी कि टोटल कुल कणों की संख्या 8, 1, 9, प्रभावी कणों की संख्या 2। इसके बाद बीसीसी के बाद होता है एफसीसी होता है। तो ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोने के अलावा सभी फलकों के केंद्र पर होता है। तो सभी फलक यानी कि 6 फलक, तो 8 आपको मालूम होना चाहिए कोने पर और 6 फलक के केंद्र पर, 8 और 6 14। ठीक है, अब जो कोना पर होता है उसका 1/8, ठीक है, और फलक के केंद्र पर 6 होता है, उसको हाफ से गुना कर देंगे तो यहां से 1 निकल के आएगा और यहां से 3 निकल के आएगा, 3, 1, 4। कुल कणों की संख्या एफसीसी में कुल कणों की संख्या 14 और प्रभावी कणों की संख्या 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। याद रखिएगा। इसके अलावा ईसीसी होता है। ईसीसी में कोना पर तो होगा ही, किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर होता है, यानी कि कुल कणों की संख्या 8 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10। 8 को 1/8 से गुना करेंगे एक कण, और जो 2 कण फलक के केंद्रों पर है उसमें 1/2 से गुना कराएंगे तो एक कण, 1 और 1 2। प्रभावी कणों की संख्या जो इस ईसीसी में होता है वो होता है 2 और कुल कणों की संख्या 10। याद रखिएगा, ये याद रखने वाली बात है। आगे देखिए, यहां पे बोला है निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस नहीं है। कौन सा रवादार ठोस नहीं है, तो आपको मालूम है ग्लास जो है वो रवादार ठोस नहीं है। रवादार ठोस किसे कहते हैं, तो रवादार ठोस याद रखिएगा क्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं, ठीक है। और रवादार ठोस अक्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं,
अक्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। क्रिस्टलीय ठोस को हम रवादार ठोस कहते हैं, वास्तविक ठोस कहते हैं। ये लघु परासी दीर्घ परासी होता है। इसका गलनांक क्वथनांक क्या होता है? फिक्स होता है, निश्चित होता है, ठीक है। और बेरवादार ठोस को लघु परासी कहते हैं, काल्पनिक ठोस कहते हैं, अतिस्थितित द्रव कहते हैं, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है कांच हो जाएगा। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है कांच हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए क्रिस्टल होते हैं, अभी बताया चार प्रकार के HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। HCP में याद रखिएगा 0.74 VVI है। कई बार एग्जाम में पूछा है, इस बार ही पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज पूछ दे तो 0.74, ठीक है। और उप सहसंयोजन संख्या पूछ दे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आगे वो भी क्वेश्चन है, आगे है HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। परमाणुओं की संख्या, यही क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं। HCP में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौ चुंबकीय प्रदर्शित करता है? तो लौ चुंबकीय प्रदर्शित करता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, CrO2। आगे है BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है। तो याद रखिएगा BCC, ठीक है। तो आपको सबसे पहले संकुलन क्षमता याद होना चाहिए। SCC का संकुलन क्षमता होता है 52%। BCC का संकुलन क्षमता होता है, BCC का बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल का 68%, कितना? 68%। और FCC का होता है 74%, ठीक है। 52, 100 में से 52 घटा लीजिए। 100 में से जब 52 घटाइएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना? 28 कितना आ जाएगा? 100 में से जब 52 घटाइएगा तो यहाँ आएगा 8, और यहाँ पे देखिए 9 में से 5 जाएगा 4, 48% खाली रिक्त स्थानों की संख्या होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए BCC में 68% स्थान छेके हुए हैं, इसका संकुलन क्षमता 68% है, तो खाली स्थान कितना हो जाएगा? 32%, ठीक है। यहाँ पे देखिए 74% क्या है? संकुलन क्षमता है इसका, ठीक है, संकुलन क्षमता है, तो खाली स्थान कितना हो जाएगा? 26% हो जाएगा। तो याद रखिएगा BCC में खाली स्थानों की संख्या 32%, इसमें कितना हो जाएगा? 48%, ठीक है, 48%। तो चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 32%। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत 32%, ठीक है, 32%। ये सभी बातों को याद रखिएगा चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है। आगे देखिए, रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है? याद रखिएगा एब्सेंटेड, ठीक है। जब रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष होता है? एब्सेंटेड। रवादार ठोस है, रवादार ठोस यानी कि क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस आपको मालूम है कि हीरा है, और हीरा क्या है? सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस है। क्रिस्टलीय में कौन सा ठोस है? तो सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। तो रवादार ठोस क्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं, हीरा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये आपके लिए सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और भी क्वेश्चन इसमें है। इसी वीडियो में हम आपको नामकरण भी बताएंगे, तो आपको छोड़ के नहीं जाना है। ज्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। 101 क्वेश्चन है, 101 क्वेश्चन को आपको बताने के बाद आपको नामकरण बताऊंगा उसी में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के थ्रू ही। तो आपका ऑब्जेक्टिव एक एक पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। बस समय निकालकर सोते समय भी, चाहे कभी भी, इस वीडियो को आप देख लो और एग्जाम में जाकर आप लोग 100% फोड़ देना, ठीक है। चलिए, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण होता है? तो यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है, ठीक है। आगे हम लोग 12 नंबर पर समपराशरी विलयन का
बराबर होता है, एक काम कीजिएगा आप लोग, समपरासी विलयन का डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा। समपरासरी विलयन का बराबर होता है परासरणी दाब होता है, परासरणी दाब होता है। देखिए यहां से आप लोग को आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, राउट का नियम, हेनरी का नियम, परासरण दाब, प्रतिलोम परासरण, ठीक है, ये सारा पॉइंट आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव पे हम लोग चल रहे हैं। परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? तो हमने आपको बताया था कि पाई बराबर CRT या तो P बराबर CRT, ठीक है, CRT। परासरण दाब को पाई से सूचित किया जाता है या तो P से किया जाता है, तो यहाँ पे P बराबर CRT, P बराबर CRT, ठीक है। आगे चलते हैं, किसी घोल का परासरण दाब का संबंध दिया जाता है, यहाँ पे ये वाला याद कर लीजिएगा आप लोग, ये जरूर याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है परासरण दाब वाला ये दोनों क्वेश्चन। एक तो P बराबर CRT और दूसरा नंबर यहाँ पे पाई बटा C बराबर ST, याद कर लीजिएगा आप लोग, छाप लीजिएगा अपने दिमाग में, ठीक है। आगे चलते हैं, किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल EMF होता है, क्या होता है? शून्य होता है। याद कर लीजिएगा, किसी सेल अभिक्रिया में, चैप्टर नंबर 3 से है, किसी सेल अभिक्रिया में साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल क्या? EMF बराबर होता है, शून्य होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। आगे याद करिएगा, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होती है, अगर इलेक्ट्रॉन के द्वारा होगा तो धात्विक चालक, कैसा? धात्विक चालक। अगर आयनों के द्वारा होता तो विद्युत अपघट्य वाला चालक, विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉनों के द्वारा हो रहा है तो धात्विक चालक होता है। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होती है 1 ग्राम समतुल्य का। 1 ग्राम समतुल्य का, चैप्टर नंबर 3 से है, 1 ग्राम समतुल्य का। निम्नलिखित में से कौन बाइडेंटेट लिगेंड है? तो इथिलीन डाइएमीन। एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है? तो एल्केन के भी निर्माण में, एल्कीन के भी निर्माण में, एल्कोहल के भी निर्माण में, इनमें से सभी। जब एसिटामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन या KOH से कराई जाती है तो क्या बनता है? याद रखिएगा, मेथिल एमीन। जब एसिटामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन या KOH से कराई जाती है तो क्या बनता है? मेथिल एमीन बनता है। मेथिल CH3 और एमीन का NH2, ठीक है, मेथिल एमीन का निर्माण होता है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है? तो ये है बच्चों बैकेलाइट। क्या है? बैकेलाइट। निम्नलिखित में किसमें इंसुलिन स्रावित होता है? तो याद रख लीजिएगा, अग्न्याशय, ठीक है, अग्न्याशय। आगे देखिए, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, पीछे भी देखे हैं हम लोग, HCP में कितना? 12। HCP में 12। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौ चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत देख लीजिए, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, 32। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम है, चलिए आगे चलते हैं बिना देरी किए हुए। अगर स्मॉल n दिया हुआ है घुल्य पदार्थ के मोल की संख्या तथा कैपिटल N घोलक के मोल की संख्या, तो घुल्य का बोला है, यानी स्मॉल n वाला का मोल प्रभाज बोला है। स्मॉल n जहां आपको ऊपर दिखाई दे स्मॉल n यहां ऊपर दिखाई दिया है और दोनों का योग, तो यहाँ पे मोल प्रभाज आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा mg। क्या हो जाएगा? mg, ठीक है, mg हो जाएगा। फैराडे के प्रथम नियम से Q बराबर IT, याद रखिएगा। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का
मात्रक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है ग्राम प्रति कूलम। ग्राम प्रति कूलम याद रखिएगा, ग्राम प्रति कूलम। चलिए आगे, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो ये होता है बच्चों शून्य। शून्य ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है तो उत्क्रमणीय है। कैसा है? उत्क्रमणीय है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे देखिए, पॉलीथीन एक है, पॉलीथीन एक क्या है? तो पॉलीथीन हो जाएगा ताप सुघट्य प्लास्टिक या ताप दृढ़ प्लास्टिक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पॉलीथीन क्या है? ताप सुघट्य प्लास्टिक है, ताप सुघट्य प्लास्टिक है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा को बहुलक का एक उदाहरण कहते हैं? तो बुना एस। ठीक है, ऐसे तो सब हमको लग रहा है कि बहुलक का एग्जाम्पल है, लेकिन आंसर बुना एस। ठीक है, आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट जिसे और जलांशित नहीं किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मोनोसैकेराइड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट याद करिए, कार्बोहाइड्रेट जिसे और जलांशित नहीं किया जा सकता है उसे हम लोग कहते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? सुक्रोज का सूत्र क्या होता है आपको मालूम होगा, C12H22O11, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है कोलाइड के द्वारा। किसके द्वारा? कोलाइड के द्वारा। निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? तो बॉक्साइड नहीं है। जिंक का अयस्क जिंक ब्लेड है, जिंकाइट है, कैलेमाइन है, बॉक्साइड नहीं है, यार नहीं बोला था। ठीक है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहते हैं गैंग कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है, अभी अभी आप लोग देखे एल्युमिनियम वाला अयस्क ऊपर आया हुआ था, बॉक्साइड है। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइड है, याद रखिएगा। सीने बार कहा जाता है HGS को, HGS को। ओलियम का सूत्र होता है, ओलियम का सूत्र क्या होता है? H2S2O7, H2S2O7। आज के 101 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। और 70 में से बस आपको बनाना है, कितना है? 35 बनाना है। और ये 35 में से आपका अधिकांश क्वेश्चन इसमें लड़ेगा। 3 का संकेत होता है SN, 3 का संकेत क्या होता है? SN3। चलिए, उजला और पीला फास्फोरस क्या है? अपरूप है। उजला और पीला फास्फोरस क्या है? अपरूप है। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है ओस्टवाल्ड विधि से, ओस्टवाल्ड विधि से। निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? तो हीलियम है। एकल परमाणविक क्या है? हीलियम है। देखिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, XeF4 क्या? तो XeF4 याद रखिएगा। XeF4 का आकृति बोले तो वर्ग समतलीय। कैसा? वर्ग समतलीय होता है, वर्ग समतलीय होता है। आगे आइए, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्बन तो होना ही चाहिए। सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे HClO4। क्या हो जाएगा? HClO4। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? हो जाएगा Mg हो जाएगा। ठीक है, Mg हो जाएगा। कॉपर सदस्य है, कॉपर सदस्य क्या है? प्रथम संक्रमण श्रेणी का, प्रथम संक्रमण श्रेणी का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा तत्व बोला है? तो यहाँ पे Hg होता है, पारा होता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस तत्व को 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है? तो ऑप्शन हो जाएगा लैंथेनाइट। यहाँ पे बोला है, यहाँ पे दिया हुआ है किस प्रकार का जटिल यौगिक है? तो यहाँ पे इसका हो जाएगा उदासीन जटिल यौगिक, उदासीन जटिल यौगिक, उदासीन जटिल यौगिक। देख लीजिएगा आप लोग, CONH3 का होल 6 है, N2 में Cl है, उदासीन जटिल यौगिक है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन
प्रबल भस्म है, इसमें से कौन प्रबल भस्म आपको दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चलिए, आगे यहाँ पे इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए मिथ इथ, ठीक है, इथाइल इथाइल एमीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इथाइल इथाइल एमीन, इथाइल एमीन, ठीक है, क्या होगा? इथाइल एमीन, इथाइल एमीन, देख लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, यहां पे अगर हम बात करें आगे, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ था, ध्यान दीजिएगा, CH3 CH2 और यहाँ पे क्या दिया है? NH2। इसका नाम हम लोग क्या लिखे? इतना का नाम आप लोग लिख लीजिएगा। कार्बन की संख्या 1 2 2, तो मिथ इथ, तो क्या हो जाएगा? इथाइल इथाइल और इसके लिए एमीन एमीन, ठीक है, इथाइल एमीन। अगर यहीं पे रहता C3H7 और यहाँ पे रहता NH2, तो यहाँ पे हो जाता, इसका नाम क्या होता है? मिथ इथ प्रोप। तो प्रोप से क्या हो जाता? प्रोपाइल प्रोपाइल और यहाँ पे एमीन, ठीक है, एमीन। अगर इस तरीके का ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, मान लीजिए आ जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ऐसा भर भर के क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन ही नहीं लाए हैं हम, भारी भारी क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस टाइप का रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग हमारे चैनल का नाम वाली अभिक्रिया क्या होता है जब, उसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, जब इसकी अभिक्रिया इसे कराएंगे तो कुछ नहीं, H यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है, H आके जुड़ जाएगा, यानी कि C6H5NH2, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। घबराना नहीं है, इन सब सवालों से घबराना नहीं है, बस आपको आज ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जितना कराया जा रहा है, इसके अलावा आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को, बस चैप्टर वाइज, अगर रात को पॉसिबल हो रहा है तो 5-6 चैप्टर, और फिर सुबह में हो रहा है तो 5-6 चैप्टर, बस उससे बाहर नहीं आएगा। और आपको मालूम है कि 5-6 चैप्टर ही आपको कंप्लीट करना होगा, बाकी का बाकी चैप्टर आपका सब कंप्लीट होगा। बस आपको इसी तरीके से फटाफट आपको टिक लगाना है और बस ऑब्जेक्टिव से एकदम निश्चिंत रहना है। आखिरी प्रयास है और इस प्रयास को जोरदार तरीके से करना है। ये आखिरी आपका क्या है? आखिरी मेहनत होगा, जो आपके भविष्य जिंदगी भर के लिए सर्टिफिकेट पर लिख दिया जाएगा कि हाँ जी इतना नंबर आपका आया है। तो बस आखिरी मेहनत कर दो, जी जान लगाकर, आखिरी मेहनत, ठीक है। ओलियम अमोनिया आर्द लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो किस रंग में बदल देता है? नीला। अमोनिया आर्द लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? नीला। मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है विटामिन, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है विटामिन। इसमें बोल रहा है एक है उपसहसंयोजक यौगिक, ये क्या है? उपसहसंयोजक यौगिक, ठीक है। उपसहसंयोजक आगे क्या है? उपसहसंयोजक यौगिक K4NiCN4 में निकिल की ऑक्सीकरण संख्या यहां बोला है, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या निकालना हमने आपको बताया है, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या किस तरीके से निकाला जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? K4, ये क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि निकिल का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसको हम X मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। बाकी सबका आपको मालूम होना चाहिए। पोटेशियम का +1 होता है, +1 होता है, 4 से गुना करा देंगे, फिर अगले वाले पे आएंगे तो प्लस का चिन्ह, अगला Ni है, इसका X मान लिए, फिर प्लस Cn का -1 होता है और इसमें हम 4 से गुना करा देंगे और बराबर में कुछ आवेश नहीं है तो 0। देखिए यहाँ पे 4 से गुना कराएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, प्लस माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर 0। यहाँ इससे ये कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। x का मान कितना आ जाएगा? 0। तो इस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने वाला 1-2 क्वेश्चन मैंने आपको बनवाया है, 1-2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। किसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है वो बस देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। हो सकता है कि इसकी जगह पे बदल दे, ठीक है। उम्मीद है कि ऑक्सीकरण संख्या वाला आएगा तो यही आएगा, यही छपेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग 1-2 प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलिए तो कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण गलनांक है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है? गलनांक है। सामान्य सूत्र CnH2n+2
+2 ये किसका है? तो एल्कीन का कि एल्काइन का कि एल्केन का? तो एल्केन का ये सूत्र होता है CnH2n+2 एल्केन का सूत्र होता है। याद करवाए थे हम आपको एल्केन का सूत्र। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन और तीसरा होता है एल्काइन। एल्काइन, ठीक है। एल्केन का सूत्र CnH2n+2, ठीक है। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या टिक लगाया? एल्केन, एल्केन, ठीक है। ध्यान से देखना है आपको। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या होती है। देखिए इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? इथाइन, इथाइन बोला है, ठीक है। क्या बोला है? इथाइन। यहां देखिए इंग्लिश में लिखेंगे तो इथाइन, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। इथाइन बोला है, YNE है लास्ट में, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होगा मिथ इथ, कार्बन की संख्या 2 और हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा? 2 दूनी का 4 और 4 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। अब इसकी संरचना लिखते हैं। संरचना लिखेंगे तो देखेंगे 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्काइन वाले में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इसके पास और एक हाइड्रोजन इसके पास। अब यहां पे देखिए, यहां पे देखिए अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो पाई बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड में सिग्मा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में क्या? सिग्मा, ठीक है। और अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, ठीक है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई, एक सिग्मा 2 पाई। तो यहाँ पे 2 पाई, क्या? 2 पाई, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोला है। क्या बोला है? कि इथाइन में पाई बंद की संख्या होती है, कितनी होती है? ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है? मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी, ठीक है। मिथॉक्सी मीथेन यानी कि मिथ का बात आ रहा है तो कार्बन की संख्या एक तरफ क्या होगा? CH3 होगा, दूसरी तरफ भी CH3 होगा, मिथॉक्सी मीथेन। तो ये इसका नामकरण हम लोग देख लेते हैं। इसका नामकरण हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, नामकरण हम लोग देख लेते हैं। ईथर, ईथर का नामकरण हम लोग को यहाँ पे जानना होगा, ठीक है। थोड़े समय के लिए हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव वाला थोड़ा सा रोकते हैं। देखिए यहाँ पे ईथर, ईथर का संरचना कैसे होता है आप लोग देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन के दोनों तरफ डंटी लगा रहता है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या रहता है? डंटी लगा रहता है। अब इसका नामकरण करते हैं तो साधारण नामकरण करेंगे तो एल्काइल, एल्काइल और ईथर लिख देते हैं। याद रखिएगा क्या? एल्काइल, एल्काइल, ईथर, यानी कि दोनों तरफ के एल्काइल मूलक का नाम लिखते हैं और तब इसके लिए ईथर शब्द जोड़ते हैं, ठीक है। कॉपी में लिख लो, कॉपी में लिखो, ड्रॉप क्लिक करो आप लोग, ठीक है। और आईयूपीएसी नामकरण करते हैं, आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो पहला वाला में का YL हटाकर OXY जोड़ते हैं ऑक्सी, और दूसरे वाले में एल्केन कर देते हैं, ANE कर देते हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोग यहां देखते हैं। इसका अगर नाम लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन भाई साहब है, इधर इधर देखिए यहाँ पे क्या है, इस साइड देखिएगा तो CH3 है, क्या है? CH3। ऑक्सीजन के इस साइड देखिएगा तो इधर C2 है, C2 है, H5 होगा, 1 2 3 4 5 है। इधर वाले का अगर नाम हम आप लोग देखिएगा, इधर वाले का एक कार्बन है, एक कार्बन है तो क्या लगेगा? मिथ लगेगा, ठीक है, मिथ लगेगा। और एक तरफ देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है? ईथ है, ईथ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा? तो साधारण नाम जब लिखेंगे तो साधारण नाम लिखने के लिए एल्काइल, एल्काइल, ईथर। एल्काइल, एल्काइल तो सबसे पहले अल्फाबेट का प्रयोग करते हैं। ई पहले आता है तो क्या लिखेंगे? इथाइल, इथाइल, और तब लिखेंगे मिथाइल, मिथाइल, और तब लिखेंगे ईथर, ठीक है। साधारण नाम। आईयूपीएसी नाम में क्या करते हैं? इस वाले को लिखेंगे ईथ, ठीक है, YL को हटाकर OXY जोड़ देते हैं, इथॉक्सी, इथॉक्सी। और उसके बाद यहां पे देखिए, यहां पे हम लोग क्या करते हैं? मीथेन लिख देंगे, मीथेन, ANE जोड़ देंगे, और ईथर के बदले ही यहाँ पे ऑक्सी आया है तो क्या नाम हो जाएगा? इथॉक्सी मीथेन, इथॉक्सी मीथेन, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया। कैसे ऑक्सी किस वाले में जोड़ते हैं? तो पहले वाले में ऑक्सी जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो यहाँ पे फिर से देखो। ईथर के लिए हमने क्या बोला कि ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के दोनों तरफ मान लीजिए कि इधर हो गया C2H5 और इधर हो गया C3H7, ठीक है। तो सबसे पहले एल्काइल मूलक का नाम दोनों तरफ का लिखा जाता है तो इधर क्या हो जाएगा? इथाइल,
इथाइल, और इधर क्या है तो मिथ इथ प्रोप, तो इधर क्या है प्रोपाइल। अब नाम लिखेंगे तो साधारण नाम लिखेंगे, साधारण नाम लिखेंगे, साधारण नाम अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो यहां पे देखिए सबसे पहले एबीसीडी का में ई आता है, तो लिखेंगे इथाइल, इथाइल, और उसके बाद क्या कर देंगे प्रोपाइल, और तब लास्ट में ईथर जोड़ते हैं, ईथर जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो क्या करेंगे इस वाले हिस्से में ईथ, ठीक है, और YL को हटा देंगे, YL को हटा देंगे और इसकी जगह पे ऑक्सी जोड़ देंगे, ठीक है, ईथर के लिए ऑक्सी OXY, ठीक है, इथॉक्सी। और देखिए यहाँ पे प्रोपाइल है तो यहाँ पे प्रोपेन कर देंगे, प्रोपेन ANE, ठीक है, नाम क्या हो जाएगा इथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है, इथॉक्सी प्रोपेन। तो आइए हम लोग देरी नहीं करते हैं, आइए अपने ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव हमारा बोला था मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन यानी कि CH3 फिर ऑक्सीजन होगा, फिर CH3 होगा, ठीक है, यही होगा। कहीं आपको दिखाई दे रहा है तो हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, कहां दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। नहीं 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 नहीं, भारी मिस्टेक हो जाता, भारी मिस्टेक हो जाता भाई साहब, भारी मिस्टेक। यहाँ पे तो CO दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। देखिए भारी मिस्टेक से अगर बचना है तो इसका नामकरण, ऑब्जेक्टिव तो टिक लगवा देते हैं आपको, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको नामकरण सिखाया। इसी तरीके से आगे और भी है, देखिए यहाँ पे कीटोन आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो सेशन है आपका ये ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 2 से 3 क्वेश्चन आएगा और उस पर मैं पकड़ बनवा दूंगा, 100% दावा करता हूं। उसके बाद आप याद करना अपने गाइड को लेकर, लेकिन पहले आप लोग अभी तक 68 पे पहुंचे हैं, फटाफट हम आपको और भी क्वेश्चन करवाएंगे और उसके बाद आप लोग जितना ऑब्जेक्टिव रटना होगा रात भर में आप लोग रट लिया करो, ठीक है। कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है, कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो चलिए हम लोग देरी ना करके कीटोन के पास पहुंचते हैं। कीटोन के पास, किसके पास, कीटोन के पास। तो चलिए हम लोग यहाँ कीटोन के पास चलते हैं। कीटोन भाई साहब कहाँ है, आइए आइए कीटोन के पास। कीटोन का संरचना आप लोग देखिए, कीटोन का संरचना कैसा है अपनी कॉपी में बना लो। कीटोन के माथा पे, ठीक है, ऐसे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और 2 डंटी खाली है, 2 डंटी खाली है कीटोन का। तो कीटोन में देखिए 2 डंटी खाली है तो दोनों तरफ एल्काइल मूलक जुड़ेगा, यानी कि R जुड़ेगा। तो मान लो कि एक तरफ हम R रखते हैं, एक तरफ R' रख देते हैं। तो कीटोन का आप लोग याद कर लीजिएगा, कीटोन कीटोन, ठीक है, कार्बन, ये कार्बन हो गया, इस पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और दोनों तरफ डंटी खाली रहेगा, ठीक है। अब इसका नामकरण कैसे करते हैं, तो जैसे ईथर का नामकरण किए थे एल्काइल एल्काइल, लेकिन यहाँ पे ईथर नहीं कीटोन लिखेंगे, कीटोन है तो कीटोन लिखेंगे, ठीक है। अब आईयूपीएसी प्रणाली में नाम लिखेंगे तो समरूपी यहाँ वाले ई को हटाकर, ठीक है, यहाँ वाला हम समरूपी एल्केन को लिखेंगे और यहाँ के ई को हटाकर ONE जोड़ देंगे, ONE जोड़ देंगे और फिर हमको नंबर अगर लिखने की जरूरत होगा तो नंबर लिखेंगे, ठीक है, नंबर लिखेंगे। कैसे, तो यहाँ पे देखिए इसका जब नाम लिखेंगे तो कार्बन की इधर क्या है, तो कार्बन की इधर एक कार्बन है, तो सॉरी इस कार्बन की इधर एक कार्बन है तो मिथ, ठीक है, मिथ लिख दिए। मिथ में क्या करेंगे YL लगा देंगे, मिथाइल हो जाएगा, और इधर क्या है इथाइल, ठीक है, इधर 2 कार्बन है, इथाइल हो जाएगा। अब ई पहले आता है तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे इथाइल, इथाइल, और तब लिखेंगे मिथाइल, और तब लिखेंगे कीटोन, क्या कीटोन, कीटोन, ठीक है, मिथाइल सॉरी इथाइल मिथाइल कीटोन। आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, तो समरूपी एल्केन। देखिए आईयूपीएसी के लिए क्या करना है आपको, आईयूपीएसी के लिए दोनों साइड नहीं कार्बन के लीजिए, 1 2 3 4, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट से क्या हो जाएगा, ब्यूट से ब्यूटेन हो जाएगा। लेकिन यहां बोला गया है कि अंतिम ई के जगह पे, अंतिम ई की जगह पे ONE लिख देना है, ONE लिख देना है, ब्यूटेनॉन, ठीक है। और उसके बाद नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से ये नजदीक पड़ेगा, 1 2 3 4, 2 पे आ रहा है तो यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे, ब्यूटेनॉन
टू, ब्यूटेनॉन 2, ONE है ब्यूटेनॉन 2, ठीक है, याद रखिएगा ब्यूटेनॉन 2। हमने आपको क्या बताया कि ब्यूटेन का इस तरीके से होगा। ये भाई साहब जहां दिखाई दे आपको फटाक से ठचाक से गोली मारिएगा, ठचाक से गोली मारिएगा। इधर मान लीजिए कि C4 और यहाँ पे H9, ठीक है, और इधर हो जाए C3H7। अब दोनों का अगर नाम देखेंगे, साधारण नाम लिखेंगे तो इसका क्या होता है, 4 कार्बन रहता है तो मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट होता है तो ब्यूट लिखेंगे। ब्यूट से क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल, 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 और इधर क्या है, मीथ ईथ प्रोप, तो यहाँ है प्रोपाइल। देखिए बी पहले आता है, ठीक लिखे हैं, ब्यूटाइल प्रोपाइल। तब क्या लिखेंगे, इसके लिए कीटोन, कीटोन, ठीक है, इसके लिए कीटोन। फिर उसके बाद क्या बोला गया कि जब आईयूपीएसी, ये साधारण नाम हुआ, आईयूपीएसी नाम जब आप लिखिएगा तो आईयूपीएसी नाम में क्या करेंगे, तो कार्बन की संख्या 4 3 7 1 8 8, तो ऑक्टेन, ANE, ओ ऑक्टेन, ऑक्टेन का अंतिम ई को हटाकर ONE जोड़ देंगे और उसके बाद नंबर लिख देंगे। ऑक्टेनॉन, ऑक्टेनॉन, 4 के बाद 5वां, 3 के बाद चौथा, इधर से नंबरिंग करेंगे 3 के बाद चौथा, तो ऑक्टेनॉन 4, ठीक है, ये हो गया इसका नाम। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ पे है। ऑब्जेक्टिव क्या बोला था कि कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो हमने आपको बताया ना, कीटोन का सामान्य सूत्र में CO आपको दिखाई देगा, CO आपको दिखाई देगा, एक तरफ R और एक तरफ R डैश, तो यहाँ पे ये लगा लीजिएगा, ठीक है। कीटोन का हमने क्या बताया था कि कार्बन के पास ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और इधर भी डंटी इधर भी डंटी, तो आपको इस तरीके से दे सकता है। इधर मान लीजिए कि R को जोड़ रहा है तो इधर R डैश, ठीक है, कोई जरूरी तो नहीं कि दोनों तरफ सेम ही होगा, तो इस पे टिक मारेंगे। निम्नलिखित में कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, CH3CHO, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा भी देरी नहीं करेंगे, हम अगले अपने क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि 70 नंबर है। यहाँ वही चीज दे दिया, इसका आईयूपीएसी नाम बताने के लिए बोल रहा है, नहीं बता दोगे। देखिए 1 2 3, 3 है तो मिथ इथ प्रोप, तो क्या हो जाएगा PROP, ठीक है, प्रोप, ठीक है, और PROPAN और ONE जोड़ देना है। प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन कहीं दिखाई दे रहा है आपको, प्रोपेनॉन, ठीक है, प्रोपेनॉन, यहां नंबरिंग नहीं किया है, ठीक है, प्रोपेनॉन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला है प्रोपेन टू ऑल, ऑल, ठीक है, की संरचना होगी। ऑल यानी कि OH, ऑल जहां आपको दिखाई दे दे OH समझ जाइएगा। 2 पे आया है तो कार्बन की संख्या प्रोप, मिथ इथ प्रोप, कार्बन की संख्या 3 होगा, कार्बन की संख्या 1 2 3, 2 पे जुड़ा हुआ है OH, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए अगले पे, प्राइमरी एमीन का, प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक है, प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या है, यही लगा लीजिएगा प्राइमरी एमीन के लिए, ठीक है, NH2, डंटी इधर खाली रहेगा। अब देखिए एमीन आया तो एमीन को भी हम लोग पकड़ेंगे, एमीन से भी आईयूपीएसी नाम बन सकता है। तो एमीन का देखिए संरचना किस तरीके से होता है, दिखाई दे रहा है, 1 नाइट्रोजन का 3 गो हाथ, जैसे कार्बन का 4 गो होता था ना, इसका 3 गो हाथ होता है, और 2 गो हाथ को हाइड्रोजन पकड़े रहता है, 1 गो हाथ खाली रहता है, इधर कार्बन की श्रृंखला जुड़ सकता है। अब इसका देखिए नामकरण हम लोग करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए साधारण नाम है ये, एल्काइल तब एमीन जोड़ देते हैं, एल्काइल तब एमीन जोड़ देते हैं, और आईयूपीएसी नाम है ये, आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम में नंबरिंग करते हैं, और तब एमीन के लिए एमीनो, और तब लिखेंगे एल्केन, एमीन के लिए एमीनो और तब लिख देंगे एल्केन, ठीक है। तो यहां पे अगर इसका नाम लिखना होगा तो ये देखिए मिथ इथ, इथ से बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इथाइल, और तब लिख देंगे एमीन, एमीन। देखिए यहाँ पे साधारण नाम एल्काइल तब एमीन, तो यहाँ पे क्या हो गया, इथाइल तब एमीन। इसका साधारण नाम लिखेंगे तो मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट से क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल, ब्यूट, ब्यूटाइल, और तब लिख देंगे एमीन। समझ में आ रहा है। आईयूपीएसी नाम के लिए क्या बोला कि नंबरिंग करेंगे, ठीक है, नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग देखिए तो यहाँ पे 1 पे ही जुड़ा हुआ है, 1 पे जुड़ा हुआ है, तो नंबरिंग करिए, अच्छा है मत करिए, ठीक है। तो 1 एमीनो, एमीन के लिए एमीनो,
और तब समरूपी एल्केन का नाम लिखने के लिए बोला है ना, यहाँ पे समरूपी एल्केन का नाम लिखने के लिए बोला है, तो क्या करेंगे 1 एमिनो और मिथ इथ, इथ से क्या बन जाएगा इथेन, इथेन। ठीक है, इसका अगर करेंगे तो नंबरिंग करेंगे तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, इधर से नजदीक पड़ेगा 2 पर है 2, और तब लिखेंगे एमीन के लिए एमिनो, एमिनो, और उसके बाद क्या कर देंगे, तो कितना कार्बन है, तो 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन ANA। ठीक है, 2 एमिनो ब्यूटेन। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं 73 नंबर पे। 73 नंबर में देखिए क्या बोला, देखिए बतवा इज सेम सेम बट डिफरेंट इज तनी मनी। ये संरचना दिया है ना, तो देखिए तो ये संरचना, इसी संरचना को ऐसे कर दिया है, इधर 2 डंटी खाली दिखाई देती है। ठीक है, तो ये किसका है, आप लोग अभी अभी पढ़े हो किसका है, तो कीटोन का है, कीटोन का है। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ रिश्ता जोड़े हुए हैं, रिश्ता जोड़े हुए हैं कौन, ऑक्सीजन, और 2 डंटी खाली है कीटोन का। आगे देखिए क्या बोला है, एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा CnH2n और ऑक्सीजन, CnH2n और ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, लग रहा है कि नहीं, VBI जितना भी मैं लाया हूं VBI है। ठीक है, इसके अलावा 2 4 10 क्वेश्चन और आ जाए तो आपको उसको कंप्लीट करवा दिया जाएगा, लेकिन ये जितना भी क्वेश्चन है वो आपके लिए VBI है। ठीक है, VBI है। आगे चलिए, आगे हम चले तो आगे देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि NH क्या है, इसका नाम बोला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे NH2 वाला भी देख रहे थे हम लोग। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप लोग एक बार क्वेश्चन देख लो, ध्यान से क्वेश्चन देख लो। ठीक है, इसका IUPAC नाम बोला है, इसका IUPAC नाम अगर आ गया तो बहुत बच्चे छोड़ देंगे, जाने दो, इसका हम लोग नहीं सीखे, छोड़ देते। चलिए यहाँ सीख लीजिए। देखिए एमाइड, एमाइड का संरचना देखिए, एमाइड का संरचना कैसा होता है, लिख लो, सीख लो, लिख लो। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे NH2 है। ठीक है, NH2 है। इसका नाम कैसे लिखा जाता है, हम बस IUPAC नाम आपको बताएंगे। एल्केन में से E को हटाकर एमाइड जोड़ दिया जाता है, ये एमाइड का संरचना है। क्या संरचना है, तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा, इधर NH2 होगा और इधर एक डंटी खाली होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, नाम लिखेंगे तो एल्केन के अंतिम E को हटाकर एमाइड जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ देखिए नाइट्रोजन NH2 के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यानी कि मीथ, मीथ से बनेगा मीथेन, AN, E को हटाकर एमाइड जोड़ देंगे, नाम क्या हो जाएगा मिथेनामाइड। यहां देखिए 2 कार्बन 1 2, मिथ इथ, यहाँ पे इथेन, इथेन का अंतिम E को हटाकर एमाइड जोड़ देंगे, इथेनामाइड, इथेनामाइड क्या हो जाएगा इथेनामाइड। ठीक है, लेकिन यहां देखिए जैसा कि क्वेश्चन में था हमारा, यहां से क्या किया कि नाइट्रोजन का जो 2 हाइड्रोजन था, ठीक है, नाइट्रोजन का जो 2 हाइड्रोजन था, यहां ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आते हैं, यहां क्वेश्चन था ना हम लोग का, नाइट्रोजन का 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया, एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया, तो हटा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। ठीक है, एक हाइड्रोजन है, 2 में से एक को हटा दिया। ठीक है, जैसे NH2 था ना, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिया। ठीक है, एक ही हाइड्रोजन है, तो एक डंटी खाली हो गया इसका, अब इधर जुड़ गया, अब इधर जब जुड़ गया, देखिए इधर जब जुड़ गया और इधर देखिए, इधर आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से संरचना, तो इधर वाले का नाम लिखेंगे तो किस पे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ है ना, तो नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे N, नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ है तो N। ठीक है, N के बाद हाइफन देंगे और मिथ इथ, इथ तो यहाँ पे लिखेंगे इथाइल, N इथाइल, N इथाइल, और उसके बाद इधर वाले का नाम हम लिख देंगे तो मिथ इथ, तो क्या लिख देंगे इथेनामाइड, इथेन AN, और E के जगह पर क्या लिख देंगे इथेनामाइड, एमाइड AMIDE। ठीक है, N इथाइल इथेनामाइड, N इथाइल इथेनामाइड। ठीक है, N इथाइल इथेनामाइड, N इथाइल और उसके बाद इथेनामाइड, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हमने किया, तो यहाँ पे नाइट्रोजन से जो जुड़ा हुआ था
जो जुड़ा हुआ था उसका पहले नाम लिखे। 2 कार्बन वाला है, 2 कार्बन है तो मिथ इथ। N के साथ जुड़ा हुआ है तो हमने N लिख दिया और तब लिख दिया मिथ इथ, तो क्या लिखा इथाइल, इथाइल, ठीक है। और बाकी का बाकी जो है उसके साथ वही करेंगे, इथेनामाइड, ठीक है। तो 2 कार्बन है तो फिर से इथेन ANE और अंतिम ई के जगह पर क्या बोले थे एमाइड जोड़ देते हैं, एमाइड जोड़ देते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये आपका क्लियर होते चल रहा होगा। है ना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बच्चे नहीं जानेंगे वो छोड़ के चले आएंगे, ठीक है। आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए। तो इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन, देखिए यहाँ पे नया चीज आ गया, इथॉक्सी इथेन। नया चीज नहीं आया है यहाँ पे, ठीक है, नया चीज नहीं आया है यहाँ पे। इथॉक्सी ऑक्सी जोड़ रहे थे हम लोग किस वाले में, तो आपको हमने बताया था, आपको हमने बताया था ईथर वाले में। इस तरीके से ये किसका संरचना होता है, ये किसका संरचना होता है, तो हमने पीछे आपको बताया है, बताया ईथर का संरचना होता है। ये ईथर का संरचना होता है। तो मान लीजिए इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी, ईथ का मतलब कार्बन की संख्या क्या होगा इधर, ईथ, मिथ मतलब 1, कार्बन की संख्या 2 H5 और इधर भी C2H5, ठीक है। तो ईथ, इथ और इसमें ऑक्सी जोड़ देंगे इथॉक्सी, और इधर वाले को क्या करते हैं समरूपी एल्केन का नाम लिख देते हैं इथेन, इथॉक्सी इथेन। तो ये संरचना कहां दिखाई दे रहा है आपको, ये संरचना आपको कहीं दिखाई दे रहा है, तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नया चीज आया है, COOH वाला आया है। ये किसका नाम होता है हमने आपको सिखाया है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लीजिए आपके सामने पेश है कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण लेकर। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको दिखाई देगा कार्बन के साथ, कार्बन के माथा पे क्या है 2 ऑक्सीजन रखा हुआ है इस तरीके से, 2 डंटी खाली रहेगा तो एक डंटी पर OH आके चिपका रहेगा। जहां आपको दिखाई दे दे इसको या तो इस तरीके से लिखिए चाहे COOH के रूप में देखिए, तो पकड़ लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नामकरण कैसे करते हैं, तो लास्ट वाले ई को हटाकर OIC जोड़ देते हैं, OIC, OIC, ठीक है, OIC जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका नाम तो ये संरचना आपको दिखाई दे रहा है समरूपी एल्केन का नाम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो मीथेन, अंतिम ई को हटाकर OIC, मिथेनोइक, ठीक है। और एसिड लिख देंगे, एसिड या अम्ल लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए इसका नाम जब लिखेंगे ये संरचना पकड़ लीजिए, COOH वाला है, यहाँ पे मिथ इथ, तो यहाँ पे हो जाएगा इथ से ANE को हटाकर OIC लगा दीजिए और यहाँ पे हो जाएगा एसिड, इथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन बोला था, यहाँ पे देखिए तो COOH, ठीक है, कार्बन गिनिए 1 2 1 2, 2 कार्बन है तो मिथ इथ, इथेनोइक, इथेनोइक कहीं आपको दिखाई दे रहा है, इथेनोइक आपको कहीं दिखाई दे रहा है, इथेनोइक अम्ल, एसिड मतलब अम्ल, इथेनोइक अम्ल, ठीक है। आगे चलिए आगे चलते हैं, एक एक पॉइंट आपका क्लियर कराएंगे। जो वादा किया है वो निभाएंगे, जो वादा किए हैं निभाएंगे, ठीक है। और प्रकाश सर को यही तो वादा निभाने पे आपको याद करोगे और प्यार करोगे। तो आप लोग जितना हो सके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग जितना हो सके आप लोग वीडियो को अपने स्टेटस में लगाइएगा, अपने दोस्तों तक, सबसे पहले तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जो कहीं भी पढ़ा हो उसके पास शेयर कर दीजिए कि ये वीडियो देख लो, इसके बाद आराम से एग्जाम में जाके ऑब्जेक्टिव लगा दो। अगर आप दिल से पसंद करते हो, दिल से आपको अच्छा लग रहा है ये सब टॉपिक, तो आप लोग क्या करोगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं, इसका नाम यहाँ पे बताइए, बहुत आसान है। देखिए क्या है, CH और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है। नंबरिंग करेंगे तो उधर से करेंगे जहां से क्लोरीन नजदीक पड़ेगा, 1 2, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, 2 पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है ना, नाम लिखेंगे पहले क्लोरीन का, 2 क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे, क्लोरो, और तब लिखेंगे 3 पे जुड़ा हुआ है CH3 तो 3 और तब लिखेंगे CH3 के लिए मेथिल, ठीक है, मेथिल,
ठीक है, मेथिल। और उसके बाद 4 गो कार्बन है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट। तो ब्यूट के लिए ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या आपको दिखाई दे रहा है? कहीं कहीं दिखाई दे रहा है? हाँ जी दिखाई दे रहा है, लगा दीजिए। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आपको बनेगा, जितना भी अभी बता रहे हैं यूपीएससी नामाकरण में ये आपका बनेगा। अब आइए चैप्टर नंबर 6 से, चैप्टर नंबर 6 से लिख लीजिए। यहां से एक क्वेश्चन आपका लड़ेगा, एक क्वेश्चन नहीं 2-3 क्वेश्चन लड़ सकता है। यहाँ देखिए, खनिज, खनिज, खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है अयस्क कहा जाता है, ठीक है, अयस्क कहा जाता है। कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो कॉपर धातु का शोधन किस विधि द्वारा होता है? इसका हो जाएगा वैद्युत अपघटनी शोधन, वैद्युत अपघटनी शोधन। कॉपर पायराइड का सूत्र होता है CuFeS2, CuFeS2, CuFeS2। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है बच्चों CuSO4 into 5H2O, CuSO4 into 5H2O। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। लोहे का मुख्य अयस्क है, सभी हो जाएगा, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट सभी हो जाएगा। जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है? तो ये होता है फेन उत्प्लवन विधि से, फेन उत्प्लवन विधि से। आगे है स्पेल्टर है, तो स्पेल्टर क्या है? अशुद्ध जिंक, अशुद्ध जिंक। आगे आते हैं, आगे देखिए, आगे है कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? जिंक का। कैलामाइन किसका अयस्क है? जिंक का है। थर्माइड विधि में निम्नलिखित में कौन अवकारक है? तो कौन अवकारक है? एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है। लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान निम्नलिखित में से कौन धातु मल के रूप में प्राप्त होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा FeSiO3, FeSiO3। आगे चलते हैं, तो आगे हम लोग चलेंगे, आगे चलिए। भूपर पट्टी, भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व सिलिका है। निम्नलिखित में हरा थोथा है, हरा थोथा है FeSO4 into 7H2O, FeSO4 into 7H2O। याद रखिएगा, हरा थोथा बोला है FeSO4 into 7H2O, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलिए। मैलेकाइट अयस्क है कॉपर का, मैलेकाइट अयस्क है कॉपर का। अयस्क याद कर लीजिएगा आप लोग, लोहा का, एल्युमिनियम का, कॉपर का, ठीक है। अयस्क याद कर लीजिएगा और उसके अनुसूत्र को याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में यह क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? बॉक्साइट, फिर से रिपीट हो गया। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइड है। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइड है। सीने बार कहा जाता है HgS को, ओलियम का सूत्र होता है H2SO7। टीन का संकेत है Sn है, टीन का संकेत क्या है? Sn है। फिर देखिए यहाँ पे कुछ याद करने वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। क्या है? तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो होता है फेन प्लॉन विधि से होता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्लॉन विधि से होता है। गैलेना अयस्क है, सीसा का गैलेना अयस्क है। पीबी का, पीबी यानी सीसा, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु सोना है। मालाकाइट अयस्क है कॉपर का, मालाकाइट अयस्क है कॉपर का। एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड है। कैसिटेराइड, ये इंपॉर्टेंट है, कैसिटेराइड अयस्क है टीन का, याद रखिएगा। कैसिटेराइड अयस्क है टीन का, इसका सूत्र होता है SnO2। कैसिटेराइड का सूत्र होता है SnO2। ये सब याद करने वाला पॉइंट है। एल्यूमिनोथर्मिक विधि द्वारा निष्कर्षण होता है Fe का, लोहा का, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। एल्यूमिनोथर्मिक विधि द्वारा निष्कर्षण होता है लोहा का। विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो पीबी को, लेड को, ठीक है। कॉपर पैराइड अयस्क है कॉपर का, कॉपर पैराइड अयस्क है कॉपर का। गैंग और फ्लक्स मिलकर बनाता है स्लैग बनाता है, गैंग और फ्लक्स मिलकर बनाता है स्लैग बनाता है, स्लैग बनाता है।
आगे देखिए, बेंजीन का सूत्र क्या होता है? बेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो C6H6, ठीक है। बेंजीन की संरचना कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, C6H6, ठीक है। आगे आइए, आगे तो फेनॉल का सूत्र होता है। फेनॉल का सूत्र क्या होता है? C6H5OH, 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 ठीक है। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो क्लास है ना वो अच्छा लगा होगा, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो अगर अच्छा लगा है तो। आपका टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा, मैं कोशिश किया हूं कि जितना कम समय में आपका क्वेश्चन हो सके 101 क्वेश्चन कराया हूं, और इसमें से आपका अधिकांश क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और कल के एग्जाम के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।